I warmly welcome you all to my YouTube channel, Ask Advocate Joe. As you know that we have started a series on fundamental rights. सो सीरीज़ के ये 6 पार्ट होंगे। तो पहला जो सीरीज़ है वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी, और उस राइट टू इक्वालिटी में आगे जो है 5 फेजेस होंगे, जिसका पहला फेज़ है आर्टिकल 14, जो कि वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। And in this video, we will be covering the second phase of right to equality, which is Article 15. So let's see what it says. See, let us go through the Article 15. It says that prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 15 है, ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको है, क्लियरली शब्दों में स्पेसिफिकली किसी भी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करती है, राइट? सो इट हैज़ 6 clauses. So we'll go through each clause one by one. देखते हैं इसका पहला क्लॉज। सो फर्स्ट क्लॉज 1 को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, दैट द स्टेट shall not discriminate against any citizen only on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Let's see. तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका फेज 1, क्लॉज 1, आर्टिकल 15। ये क्या कहता है? ये क्लियर शब्दों में बोल रहा है कि जो स्टेट है, हमने स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 14 में देख ली है, वो किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे इफ यू रिमेंबर दैट लास्ट आर्टिकल 14 में क्या था कि जो इक्वालिटी थी, स्टेट प्रोवाइड करने पड़ेगी इक्वालिटी, वो एनी पर्सन के अगेंस्ट थी, यानी कि वेदर दैट पर्सन इज अ नेचुरल पर्सन और ईदर ही इज अ नेचुरल और ही इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, राइट? सिटीजन है नहीं है मैटर नहीं करता, बशर्ते वो बंदा आपकी इंडियन टेरिटरी में है तो स्टेट उसको इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है। आर्टिकल 15 जो है वो क्लियरली क्या बोलता है, कि जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, in order to avail the benefit of Article 15, the person should be a citizen of India. नॉन सिटीजन्स के लिए ये नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। नॉन सिटीजन्स जो है ये कवर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इट इज़ कवरिंग ओनली स्पेसिफिक सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट? अब इसने यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स दिए हैं। अब ग्राउंड कौन कौन से हैं? नंबर 1 रिलीजन, नंबर 2 रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और एनी ऑफ देम, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि स्टेट, पहला क्लॉज क्या कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, राइट। उसके किस आधार पे आधार दिए हुए उन्होंने, 5 आधार दिए हुए हैं, ग्राउंड्स दिए हुए हैं। पहला ग्राउंड है द रिलीजन, दैट मीन्स आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, यानी कि जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकता जो कि रिलीजन के खिलाफ हो, या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करे, या किसी एक रिलीजन को वो ग्रुप से बाहर कर दे। सेकेंड थिंग इज द रेस। नाउ लेट्स से वी हैव रेसेस, फॉर एग्जांपल आर्यन रेस या और रेसेस हैं, ठीक है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक फलां बंदा जो है एक पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करता है तो उसको हम अलग से प्रिविलेज दे देंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, तीसरा ग्राउंड आ जाता है कास्ट के बेस पे, कि आप कास्टिज्म सिस्टम इंडिया में प्रॉपरली पुराने टाइम से चल रहा है, आज़ादी से पहले से चल रहा है। तो ऑनरेबल जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जो फादर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये समझा कि भाई ये जो कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि हमें किसी भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देनी, तो उन्होंने ये इंक्लूड किया। फोर्थ ग्राउंड है सेक्स के बेस पे, यानी कि अगर आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो आपको किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जा सकता। या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, फिफ्थ ग्राउंड, कि आप जो है एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हो तो आपको ज़्यादा ये बेनिफिट मिलेंगे, प्लेस से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन हमें ये चीज़ एक ध्यान रखनी है कि वेन एवर देयर इज़ अ राइट, देयर इज़ ऑलवेज अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑल्सो। दूसरी चीज़ कि जब भी कोई हमें राइट मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देती है या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, विच इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दोज राइट्स आर नेवर एब्सोल्यूट, दोज राइट्स आर नेवर एब्सोल्यूट, यानी कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ ना कुछ कंडीशन होंगी। बिकॉज एब्सोल्यूट राइट किसी को आप दे दोगे तो वो तो उसका फ़ायदा उठा लेगा, गलत फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉज 1 है। लेट अस सी व्हाट डज क्लॉज 2 से। क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है? अब हमें एक चीज़ ध्यान देने लायक बात है कि हमारा जो आर्टिकल 15 है वो हमारी राइट टू इक्वालिटी का जो हमें बेनिफिट्स दिए हुए हैं, प्रिविलेजेस दिए हुए हैं या राइट्स दिए हुए हैं, उनको आर्टिकल 15 स्पेसिफिक सिचुएशंस में जो है उसको अप्लाई करता है, राइट। एंड इट प्रोहिबिट्स, कुछ क्लासिफिकेशंस को प्रोहिबिट करता है जो कि आप आर्टिकल 14 के अंदर जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस को भी वो जो आर्टिकल 14 के विद इन रीच हो सकती हैं, उनको एक्सप्रेसली रिक्वायर करता है कि हम जो है क्लासिफिकेशंस बना सकें, ठीक है। नाउ क्लॉज 2 में इम्पॉर्टेंट क्या है, तो अगर हम देखेंगे कि क्लॉज 1 में, क्लॉज नाउ लेट अस सी क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या है? क्लॉज 2 क्या करता है? ये जो है आपके जो राइट्स हैं, ये सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो विजा विज अदर सिटीजन्स के साथ अप्लाई करता है। मीनिंग देयर ऑफ कि जो आपको राइट्स मिले हैं, पहले क्लॉज में क्या था
कि हमें जो स्टेट को क्लियर कट बोल दिया था कि स्टेट ने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किसी सिटीजन के खिलाफ, ठीक है। तो क्लॉज 2 में उन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने बोल दिया कि कोई भी सिटीजन किसी अदर सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कुछ ग्राउंड्स दे दिए इन्होंने, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने जो है 5 ग्राउंड्स दे दिए, ठीक है। क्योंकि देखो, समझने वाली बात क्या है कि हमारी कंट्री में क्या होता था पहले, आज़ादी से पहले, कि यार भाई जो लेट से बेदिंग घाट्स हैं या कुएं हैं, वहाँ से कुछ पर्टिकुलर समुदाय के पर्सन पानी नहीं भर सकते थे, ठीक है। या कुछ पर्सन एक पर्टिकुलर फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते थे, है ना। यू नो एवरीथिंग, वी वोंट गो इन डिटेल। तो ये क्लॉज 2 जो है ये स्पेसिफिकली उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे अब क्या लिखा है ये देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कहता है, ये कहता है कि जी कोई भी सिटीजन किसी अदर सिटीजन के खिलाफ, ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, देयर बेस कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन इन ग्राउंड्स के बेस पे कोई भी सिटीजन किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ना ही इनके बेसिस पे, इन इन चीज़ों के बेसिस पे किसी पर्सन को, सिटीजन को आप किसी भी कोई भी डिसेबिलिटी नहीं दोगे, डिसेबल नहीं करोगे कि भाई तू, यू आर डिसेबल्ड फ्रॉम यूजिंग दिस, और यू वोंट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी कि आपने जी हमारा पानी का कुआं यूज़ करा तो आप उसके पैसे दो, ठीक है। या फिर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे इन 5 ग्राउंड्स के बेस पे, या फिर कोई कंडीशन नहीं लगाओगे। समझो। अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, क्लॉज 2 बोल रहा है कि कोई भी सिटीजन विजा विज अदर सिटीजन्स के खिलाफ ये 5 ग्राउंड्स पे, रिलीजन के, कास्ट के, रेस के, सेक्स के या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी तरह की किसी को डिसेबल नहीं करेगा, या उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनाएगा, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा या कंडीशन नहीं लगाएगा। किस कंडीशन में, अब यहाँ पे दिया हुआ ये जो डिसेबिलिटी या लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन है, ये किन चीज़ों में आपने नहीं लगानी है वो आगे दिया गया है इस क्लॉज में। लेट अस सी। फर्स्ट थिंग इज, नंबर 1, कि किसी भी, अगर हम ऊपर देखें इसमें, कि कोई भी उसको शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक ऑफ प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट के यूज़ करने में या एक्सेस करने में उसको लाइबिलिटी, कंडीशन, डिसेबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। दूसरा, किसी भी तरह के कुएं हो गए, टैंक्स हो गए, बाथिंग गार्ड्स हो गए, रोड्स हो गए, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट्स, जो कि या तो स्टेट फंड के थ्रू होली बन रहे हैं, होली मेंटेन हो रहे हैं, या पार्टली मेंटेन हो रहे हैं, या फिर दे आर फॉर द डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। इसको समझते हैं अच्छे से। उन्होंने क्या करा, कंडीशंस लगा दी कि भाई आप जो है, सबसे पहले तो कोई डिसबिलिटी नहीं लगाओगे, कोई लाइबिलिटी नहीं लगाओगे, रिस्ट्रिक्शन कंडीशन नहीं लगाओगे इन 5 ग्राउंड्स के बेस पे कि किसी पर्सन को कोई शॉप्स या कोई पब्लिक रेस्टोरेंट्स जो हैं, या फिर कोई होटल्स हैं, या प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, पब्लिक एंटरटेनमेंट है, राइट। प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट कैसे हो गए, जैसे पार्क्स हो गए,
सिनेमाज हो गए, है ना। यहाँ पे हम किसी पर्सन को ये नहीं बोल सकते कि भाई तू इस रिलीजन का है तो तेरे को अलग से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, ये यूज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोल दी, दूसरी चीज़ बोल दी इसमें सब क्लॉज क्या लगा दिया कि अगर स्टेट किसी चीज़ को होली पूरी तरह से या पार्शली मेंटेन कर रहा है तो तब भी आप कोई डिसेबिलिटी नहीं लगा सकते। या फिर जो है कोई स्टेट ने बोल दिया कि जी ये पर्टिकुलर चीज तो जनरल पब्लिक के यूज के लिए है ना। कोई भी ये पर्टिकुलर वेल्स हो गए या टैंक्स हो गए या बेदिंग घाट्स हो गए या रोड्स हो गई, ठीक है, तो अगर वो स्टेट की पैसों से मेंटेन हो रहे हैं, चाहे सारे का सारा पैसा स्टेट लगा रही है, कुछ पैसा स्टेट लगा रही है, या फिर स्टेट ने बोला कि ये जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए, तो आप वहाँ पे इन ग्राउंड्स के बेस पे जो 5 ग्राउंड दिए हुए हैं इनके बेस पे जो है आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन या लाइबिलिटी कंडीशन एज सच नहीं लगा सकते। सो दिस इज व्हाट द क्लॉज 2 says. Now let us understand what does the clause 3 qualifies. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लॉज 3 जो है वो यहां पे स्टेट को कुछ पावर्स देती है, ठीक है। यहां पे क्लॉज 3 जो है वो स्टेट को कुछ पावर्स देती है। वो क्या पावर्स है? वो कहते हैं कि इस आर्टिकल में, आर्टिकल 15 में जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह के करके बनाया गया है या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे या वो बना बताया गया है, लेकिन इस ये आर्टिकल स्टेट को विमेन के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल लॉज या स्पेशल प्रोविजंस बनाने के मना नहीं कर सकता। दैट मीन्स इट इज अ enabling provision. What it is? It is a enabling provision. This is a clause 3. It is a enabling provision, right? So it empowers the state, empowers state क्या कर सकता है कि स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। किसके लिए? दो कैटेगरीज को डिफाइन कर दिया, आ गया ना रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाला। विमेन को और चिल्ड्रन के लिए वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। अब आप बोलोगे कि हमने तो डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं, है ना। क्लॉज 1 क्लियरली बोल रहा है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी के बेसिस पे। सेक्स वहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जो है विमेन आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज पुराने समय से हमारे जो विमेन है और हमारे जो चिल्ड्रन थे वो पीछे थे मैन से या अडल्ट से, ठीक है, तो उनके राइट्स जो हैं वो कंट्रोल्ड थे या कम दिए हुए थे, है ना, इन अकॉर्डेंस इन रिस्पेक्ट टू मैन और अडल्ट्स। सो देयर फोर द ऑनरेबल फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर कि जो विमेन एंड चिल्ड्रन हैं उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करे ताकि जो उनमें कमी हैं वो हम पूरी कर सके, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्लॉज विच इज क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या कहता है? क्लॉज 4 क्या कहता है? फिर उसने क्या बोल दिया कि अब स्टेट को एम्पावर कर दिया, फिर से स्टेट को एम्पावर कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो अनेबलिंग प्रोविजंस जस्ट लाइक
क्लॉज 3 इट इज ऑल्सो अनेबलिंग प्रोविजन। यहां पे क्या कर दिया, स्टेट को एम्पावर कर दिया कि कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो, ठीक है, किसके लिए, एडवांसमेंट के लिए। हम्म किसकी एडवांसमेंट के लिए, दो तरह से डिवाइड कर दिया उन्होंने, एस सी बी सी एंड एस सी एस टीज के लिए। सी, very important point. Now we need to understand this clause 4, it is also enabling provision, right? ये अगर हम बोलें कि यार हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किसी रेस रिलीजन के बेस पे, तो यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना, कि हमने स्टेट ने स्पेशल प्रोविजंस बना दिए, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को अनेबल करने के लिए, वाई, बिकॉज जो एस सी बी सीज हैं, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, या फिर शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स, वो शुरू से ही उनको राइट्स, उनके हक जो हैं उनके छीने जा रहे थे, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो ऑनरेबल जो फोर फादर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दे वांटेड टू इंश्योर कि इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए। दैट मीन्स कि उन्होंने क्लॉज 4 में उसको अनेबल कर दिया कि अगर स्टेट चाहे तो वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, ताकि जो हमारे एस सी बी सी हैं, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एंड सेकेंडली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो हमारे भाई हैं, उनको हम एक स्पेशल प्रोविजंस स्टेट उनके लिए बना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनेबलिंग प्रोविजन हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्लॉज विच इज क्लॉज 5। नाउ क्लॉज 5 क्या कह रहा है, क्लॉज 5 क्या कह रहा है कि कोई भी कोई भी जो यहाँ पे आप बना सकते हो स्पेशल प्रोविजंस, किस रिलेटेड, इन रिलेशन टू एडमिशंस, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। किसके लिए, एस सी बी सी, राइट, एस सी एस टी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, राइट। अब इसमें क्लॉज 5 इट इज ऑल्सो एन एनेबलिंग प्रोविजन। यहाँ पे क्या बता दिया उन्होंने, यहाँ पे बोल दिया कि क्योंकि आप समझो बात को, इसका लॉजिक समझो क्या है, कि पुराने टाइमों में क्या होता था कि जी एक फ़लाँ बंदा एक फ़लाँ कास्ट से है या बैकवर्ड क्लास से है, तो उसको स्कूल्स में एडमिशन नहीं देनी हमने। हुँ? होता था ऐसे, डिस्क्रिमिनेशन चलती थी, ठीक है। तो दूसरी तरफ पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी आ गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ गया। तो अब अगर हम देखें तो जी आप एस सी बी सी एस सी एस टी को अलग से डिस्क्रिमिनेट करके अलग से उनको कुछ बेनिफिट दोगे, तो वो तो गलत हो गया, वो तो अगेंस्ट द सोल ऑफ राइट टू इक्वालिटी हो गया, बिकॉज इक्वल ट्रीट करना सबको। लेकिन बिकॉज दीज पीपल, हमारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, हमारे एससी भाई बहन, हमारे एसटी भाई बहन जो हैं, पुराने समय में जो है इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और इनको अपने राइट्स नहीं मिले थे। इस करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा, कि राइटली सोचा, कि इनको कुछ अलग से ही प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए। वो प्रिविलेज क्या है, कि आप स्टेट जो है पॉलिसी बना सकता है किसी भी तरह का, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है कि एस सी बी सी एंड एस सी एस टी के लिए हम कुछ
स्कूल्स में, हर एक स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो या वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, उसमें एडमिशन्स के स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। ठीक है। अब समझो कि अगर ये नहीं होता, जिसको ये अगर ये नहीं होता तो हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स में या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना मिलती। तो इस करके ताकि उनको अलग से उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, इस करके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा कि हमें जो है स्टेट को एम्पावर करना है, अनेबल करना है, सो दैट दे में give some sort of special provisions for the advancement and upliftment of these people, right? Let us go to clause 6. क्लॉज 6 क्या कहता है? अब समझो बात को कि क्लॉज 6 जो है, और वो भी यही बता रहा है कि स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे उन्होंने एडवांसमेंट कर दी कि हम ये भी अनेबलिंग प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजंस दे दी, स्टेट को एम्पावर कर दिया कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ हुम, ईडब्ल्यूएस सेक्शन, राइट। देखो, ईडब्ल्यूएस सेक्शन कौन है हमारे? इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस, वीकर सेक्शन जो है हमारे। और सेकंड उन्होंने, पहला तो ये कर दिया, सेकंड उन्होंने कर दिया, राइट। सो वीकर ईडब्ल्यूएस को एडमिशंस के लिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज आ गया, ये भी अनेबलिंग प्रोविजन है। अब क्या था कि जो क्लॉज 5 है और क्लॉज 4 है, ये दोनों क्लॉजेज में क्या था कि हमें जो है एस सी बी सी और एस सी एस टी के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकता है, और दूसरा क्लॉज 5 में क्या आ गया कि इन दोनों के लिए स्पेशल एडमिशन के क्राइटेरिया बना सकता है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है एडमिशन के। लेकिन अब इन तीनों के अलावा भी देयर माइट बी सम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हु माइट नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, और जिनको प्रॉपर जो है उनको नहीं मिल पा रहा है सारे का सारा बेनिफिट। ठीक है। तो उनको हमने बोल दिया इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस। तो इकोनॉमिकल इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस जो हैं या सेक्शंस जो हैं, उनके लिए क्लॉज 6 में जो है एक प्रॉपर अनेबलिंग प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोल दिया, मेकर्स ने क्या बोल दिया कि हम लगाएंगे कि इनकी एडवांसमेंट के लिए इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस या सेक्शंस जो हैं उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेट अस सी। नाउ यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि जो एडमिशंस हैं ये किस में हो सकती हैं, राइट। वो चाहे स्टेट उनको स्पॉन्सर कर रहा हो या एड दे रहा हो, या फिर स्टेट उनको एड नहीं दे रहा हो, अनएडेड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। दोनों एडमिशंस में, दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस में उनको एडमिशन के लिए उनको स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको अलग कर दिया। लेट अस सी, we need to understand
देखो रिजर्वेशंस होती हैं हर इंस्टीट्यूशंस में, एस सी बी सी के लिए, एस सी के लिए, एस टी के लिए रिजर्वेशंस होती हैं। तो क्लॉज 6 ने क्या बोल दिया, क्लॉज 6 ने क्या बोल दिया कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए, जो कि अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुए या जिनको वो बेनिफिट्स नहीं मिले, अदर देन द एस सी बी सी एंड एस सी एस टी, जो कि हमने डिस्कस करा है। लेकिन यहाँ पे बोला है किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप उनके एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन स्टेट की तरफ से फंडेड हो, एडेड हो, हेल्प मिल रही हो या फिर ना मिल रही हो। लेकिन उन्होंने देखो अलग से आर्टिकल 30 में जो है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस, विल डिस्कस अबाउट दैट इन अ पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि लेट्स से कि अगर सपोज करो एक कैप लगा दी हमने कि जी एक रिजर्वेशन उनको मिलेगी, उस कैप के अलावा ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए जो है अलग से रिजर्वेशन होंगी, लेकिन उस पर कैप लग जाएगा 10%। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। नाउ लेट्स से दैट 100 सीट्स आर देयर, ठीक है, टोटल सीट्स आर 100। अब इस 100 सीट में से लेट्स से जनरल कैटेगरी के लिए, लेट्स से आई एम जस्ट टेकिंग अ एग्जांपल, है ना, इसको दिस इज जस्ट एस्टिमेट। लेट्स से जनरल को 50% दे दी, एस सी एस टी को हमने दे दी लेट्स से 20% दे दी, ठीक है, एस सी बी सी को हमने जो है दे दी 10%, लेट्स से। अब वो कहता है कि ये जो जब भी आपने कोई रिजर्वेशन देनी है तो ईडब्ल्यूएस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक अलग से रिजर्वेशन होगी विच विल बी सेपरेट फ्रॉम ऑल, इससे सेपरेट होगी। लेकिन उस रिजर्वेशन पे हमने कैप लगा दिया मैक्सिमम 10% का। क्लियर हो गया? तो इस पे हमने जो है 10% टोटल सीट्स पे कैटेगरी पे हमने कैप लगा दिया 10% का, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा जो है आर्टिकल 15 विच इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। इट हैज 6 क्लॉजेज। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे जानने वाली ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको कौन डिफाइन करेगा, उसको डिफाइन करेगा स्टेट। स्टेट देखेगा, अपने सेंसस निकालेगा, वो देखेगा कि यार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हमने किस कैटेगरी को डालना है। तो स्टेट जो है नोटिफाई करेगा टाइम टू टाइम कि ये पर्टिकुलर कैटेगरीज या ये लोग इतनी बिलो इनकम के लोग जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएंगे और उनको हम ये बेनिफिट देंगे, right? So this was article 15, which was the phase 2 video of the series 1, which is the right to equality. I hope ये आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा या कोई कमी लगी आपको तो काइंडली कमेंट्स में बताएं। I'll try to improve it, and if you want to learn something else, so do let me know in the comment section, and do not forget to subscribe the channel। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो, ठीक है। और शेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि किसी के काम आ सकती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, एंड लेट अस कंटिन्यू दिस जर्नी टुगेदर, सो दैट लीगल अवेयरनेस जो है, नॉलेज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बिकॉज सी व्हाट आई बिलीव इज कि जब भी कोई नॉलेज हो, इट इज़ बेटर टू हैव नो नॉलेज दैन हैविंग एन हाफ कुक्ड नॉलेज, क्योंकि वो डेंजरस होती है ना। हमें थोड़ा बहुत ही
ज्ञान हो या नॉलेज हो, हम उसके बेस पे बहस करने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस. सो इट इज़ बेटर टू हैव अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव, अ कंप्लीट ओवरव्यू, ताकि हम जब भी हम किसी के साथ बात करें तो हमें पता होना चाहिए हमारे अधिकार, हमारे ये सब क्या है. ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस.